Hello class, today we are going to see the second concept of insurance, that is the marine insurance. ठीक है, आज हम लोग मरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखा, लाइफ इंश्योरेंस देखा, तो ये सारी चीज़ें एक है। लेकिन उसी के अंदर जब हम आगे जाते हैं तो हमको एक और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखने को मिलता है, वो है मरीन इंश्योरेंस। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस है वो है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो आज हम लोग मरीन इंश्योरेंस प्लस फायर इंश्योरेंस कवर अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं मरीन इंश्योरेंस की, तो उसके अंदर देखिए मीनिंग लिखा है, गो थ्रू करते हैं। इट गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस कॉज ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी। मरीन इंश्योरेंस जैसे आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसी चीज़ के लिए लिया जाता है जो कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जब इन्वॉल्व होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी में। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ से एक्सपोर्टर है, इंडिया का एक्सपोर्टर है, इंडिया का एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है कॉमोडिटी को यूएस के अंदर। ठीक है, और यूएस का इम्पोर्टर क्या कर रहा है, कॉमोडिटी इम्पोर्ट कर रहा है। तो वो जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो जो भी सामान भेज रहा है अलॉन्ग विद द शिप, वो सारी की सारी चीज़ को इंश्योर करा के लेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो तो रास्ते में बहुत सारे अनवांटेड थ्रेट्स, अनवांटेड डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी डेंजर्स होते हैं। तो उन सारी चीज़ों से अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है और आप इंश्योरेंस लेते हो। सो ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस लेना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों बंदे सेफ एंड सिक्योर्ड हो जाते हैं और ये अश्योर्ड हो जाते हैं कि मेरा सामान मुझे मिल जाएगा, और एक्सपोर्टर ये एश्योर्ड हो जाता है कि उसको सामान अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू द डेंजर ऑफ द सी। यानी यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस में क्या है, वो पूरे वेसल को, पूरे कार्गो को और पूरे शिप को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है बिकॉज ऑफ डेंजर्स दैट इट हैज़ इन द सी। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल और कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। अभी यहाँ पर क्या है, मरीन इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर लॉस और डैमेज कवर हो रहा है रिलेटेड टू वेसल, वेसल यानी कि पूरी शिप से रिलेटेड, कार्गो यानी शिप पे जो सामान लगा हुआ है उस पर, और पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी इंश्योरेंस लिया गया था कि सारी की सारी चीज़ों को कवर अप कर सके, लॉस को कवर अप कर सके। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जब हम मरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो जो भी इंश्योरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी हो, एटमोस्ट गुड फोर्थ हो, या फिर जो भी इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हो, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस नहीं जो एप्लीकेबल ना होता रहे, सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस में देखिए सबसे पहला आता है वेज पॉलिसी। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इन्वॉल्व इन इट। यानी जो शिप है, ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो जो वो ट्रैवलिंग का जो चीज़ें हैं उसको वेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रैवल करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम वेज बोलते हैं। तो उस केस में ये जो है वो इंटायर शिप, इंटायर वेसल, इंटायर कार्गो क्या होता है, कवर अप हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है इसमें, इसमें टाइम कवर नहीं होता। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान 10 दिन में जाना चाहिए, अब वो 10 दिन कवर नहीं होगा। अब वो कितना भी, जब तक वो शिप पहुंच नहीं जाता तब तक वो कवर होगा, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। यानी 10 दिन में पहुंचना चाहिए। अब वो इसको मेक श्योर करना है कि शिप आपका 10 दिन में पहुंच जाए, जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। लेकिन वेज पॉलिसी अगर आप लोगे तो वो ये टाइम कंसिडर नहीं करेगा, वो सिर्फ ये कंसिडर करेगा कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ये शिप प्रॉपरली पहुंच जाए। वो 10 दिन में पहुंचे, 4 दिन में पहुंचे, 12 दिन में पहुंचे, टाइम इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द वेज पॉलिसी।
इन दिस केस रिस्क बिगिन ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट ऑन वेज, यानी इस केस में रिस्क तभी इन्वॉल्व होगा और प्रॉब्लम तभी इन्वॉल्व होगी और इंश्योरेंस तभी स्टार्ट होगा जब शिप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने को स्टार्ट कर देगी। तो इसके लिए इसको बोलते हैं वेज पॉलिसी। अभी दूसरा जो है वो है टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो इंश्योरेंस है, यहाँ पर जिस चीज़ से रिलेटेड आप इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे कार्गो से ले रहे हो या वेसल से ले रहे हो या पैसेंजर से ले रहे हो या जो भी चीज़ से इंश्योरेंस आप ले रहे हो, वो इंश्योरेंस जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक ही कवर देता है। यानी इसमें टाइम में क्या हो रहा है, आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो 15 दिन के लिए ले रहे हो या एक हफ्ते के लिए ले रहे हो या 6 महीने के लिए ले रहे हो या 3 महीने के लिए ले रहे हो, इस टाइप कैटेगरी के अंदर वो क्या करता है, कवर अप करता है, आपका पॉलिसी स्टार्ट रहता है यानी कवर अप होता है। ठीक है। टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। और ये जो टाइम पॉलिसी है इसके अंदर 1 साल से ज़्यादा आप इंश्योरेंस कवर अप नहीं करा सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस क्लॉज है। कंटिन्यूस क्लॉज का मतलब अगर 1 साल के लिए आपने किसी चीज़ से रिलेटेड आपने इंश्योरेंस लिया और वो इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो आप कंटिन्यूस क्लॉज के थ्रू उसको वापस से प्रीमियम भर के वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जो भी आप पॉलिसी लोगे रिलेटेड टू टाइम, वो मैक्सिमम 1 साल तक के लिए होगा या फिर उसके अंदर तक की पॉलिसी कवर होती है। The continuation clause means that if the wage is not completed within a specified time, the risk shall be covered until the wage is completed. अब इस टाइम ड्यूरेशन में कंटिन्यूस क्लॉज इसके लिए लगाया हुआ है कि अगर आपके रिलेटेड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में, जैसे आपने देखा कि मुंबई पोर्ट से शिप निकला हुआ है, ठीक है, अभी वहाँ अमेरिकन पोर्ट पे पहुँचने के लिए 20 दिन जाएंगे, तो आपने कितने दिन का इंश्योरेंस निकाला है, 20 दिन। लेकिन अब वो 20 दिन के बजाय 25 दिन लग रहा है उसको जाने के लिए, तो कंटिन्यूएशन क्लॉज इसके लिए इसमें रखा गया है ताकि आपका शिप अगर डिले हो जाता है किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो इसके लिए कंटिन्यूएशन क्लॉज में जब तक आपका शिप पहुँच नहीं जाता तब तक आपका शिप कवर अप हो जाएगा रिलेटेड टू द टाइम। तो अगर 20 दिन में पहुँचना था, आपने 20 दिन की रिलेटेड पॉलिसी निकाली है, ठीक है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एंड सब प्रॉब्लम वो डिले हो गया और 4-5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आप वापस से कंटिन्यूएशन क्लॉज में जाकर उसको 5 दिन और बढ़ा सकते हो आगे। ठीक है। तो ये था टाइम पॉलिसी। फिर उसके बाद है हमारा मिक्स्ड पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेज एंड टाइम पॉलिसी। अभी इस मिक्स्ड पॉलिसी के अंदर ये दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहले वेज यानी जो टाइम ट्रैवल कर रहा है शिप फ्रॉम वन पोर्ट टू द अनदर पोर्ट, जो शिप ट्रैवल कर रहा है एंड विद इन दैट डिस्टेंस जो वो लेगा वो सारा का सारा डिस्टेंस में वो शिप पूरा कवर्ड होगा अलॉन्ग विथ टाइम। ठीक है। जैसे मुंबई पोर्ट से और ये अमेरिकन पोर्ट पे पहुंचने के लिए 15 दिन जाने वाले, ठीक है, तो 15 दिन का तो टाइम ड्यूरेशन आपका पॉलिसी इंश्योर्ड हो जाएगा, प्लस वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू अमेरिकन पोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट एरिया दैट इट विल कवर, ये सारी की सारी चीज़ें इंश्योर्ड हो जाएंगी। यानी आपका वेसल, आपका कार्गो, आपका शिप अलॉन्ग विद द टाइम वो सारा का सारा कवर अप हो रहा है इसमें। इसके लिए इसको मिक्स्ड पॉलिसी बोल रहे हैं। इफ़ इट देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो जो सामान है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कवर अप हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये दोनों मिक्स्ड पॉलिसी आया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वो है वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। अभी यहाँ पर जो ये इंश्योर्ड वैल्यूड पॉलिसी है इसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जो वैल्यू है यानी जो आपका सामान है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है वो है 1 लाख ऑफ रुपीज़। तो ये जो वैलिड पॉलिसी है आप क्या करोगे, वैलिड पॉलिसी में वो जो जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स है उससे रिलेटेड आप इंश्योरेंस ले लोगे। ठीक है। तो गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, यानी इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योर्ड से 1 लाख तक का वैल्यू है गुड्स का, तो 1 लाख तक का इंश्योरेंस ले लेगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ठीक है। दिस फैसिलिटेट्स easy settlement of claim in case of such item where it is difficult to assess the real market value। तो इस केस में क्या होता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए वी कैन से बेनिफिशियल है जहाँ पर
ऐसे चीज़ों का जो मार्केट वैल्यू वो असेस करने में प्रॉब्लम होता है और क्लेम और सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही इंश्योर्ड करा के रख लो, ताकि आपका जो भी क्लेम हो, अगर कुछ डैमेज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो आपको आपका क्लेम मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मुंबई में, इंडिया में आपका वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन जब वो अमेरिका में पहुंचेगा तो वो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली सेटलमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर कुछ लॉस हुआ तो इसके लिए ये जो वैलिड पॉलिसी आप लेके रखते हो, इंश्योरर क्या करता है, इंश्योर्ड से लेके रखता है, अकॉर्डिंगली जो भी रिस्क है वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। अभी पांचवा है हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब होता है कंबल पॉलिसी। कंबल पॉलिसी मतलब जिसमें सारे, मतलब आपको अब ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर आपको सारे रिस्क जो होंगे ना वो एक ही साथ में इंश्योर्ड हो जाएंगे, और इसके लिए आपको अलग अलग पॉलिसी नहीं निकालनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अलग अलग प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर ये एक पॉलिसी ही इनफ है सारे लॉस को, सारे रिस्क को कवर अप करने के लिए, और इसका जो इंश्योरेंस है वो इसका जो प्रीमियम है वो आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी आपको पे कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर ए मैक्सिमम लिमिट रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कितना भी लिमिट हो सकता है, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट आप ले सकते हो, एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो भी है वो आपको बिगिनिंग में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, ठीक है। ये पॉलिसी के अंदर जो नेचर ऑफ गुड्स है वो क्या है, कैसा है, कौन सी कैटेगरी का, उसको जो आपने इंश्योर्ड करा है वो स्पेसिफाई करेगा। स्पेसिफिक रूट, यानी मुंबई पोर्ट से अमेरिकन पोर्ट पे पहुंचने के लिए वो कौन सा रूट ले रहा है वो शिप, वो भी इंश्योर्ड हो जाएगा। प्लेस ऑफ बेच, यानी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो भी है वो, जो भी एरिया है, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगा। इट कवर्स द मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर दिस पॉलिसी, यानी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मल्टीपल रिस्क है वो भी कवर हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से जो भी रिलेटेड रिस्क है वो भी कवर हो रहे हैं, यानी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सामान चाहे मुंबई में हो, आपका सामान चाहे गुजरात में हो, आपका सामान चाहे यूपी बिहार में या कहीं भी हो, एक ब्लैंकेट पॉलिसी आपके सारे कमोडिटीज़ को कवर अप कर देगी। अगर लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉपरली क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम ऑलरेडी इन एडवांस भर के दे रहे हो, एट द स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिसी ही आप प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, ठीक है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकोर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अभी आपको पता है कि शिप्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे आते हैं, ठीक है। अभी पोर्ट पे अगर हम बात करें तो कस्टम डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टडी के अंदर सामान होता है, और जब कस्टम डिपार्टमेंट का जो भी पेपर वर्क है अगर एक्सपोर्टर फुलफ़िल कर रहा है और इम्पोर्टर फुलफ़िल कर रहा है, तभी वो कस्टम डिपार्टमेंट के यहाँ से अपनी चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हैं। तो अगर एक्सपोर्टर है और कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें उसकी है, ठीक है, तो फुलफ़िल करने के बाद सारे पेपर वर्क कस्टम डिपार्टमेंट कॉमोडिटी रिलीज़ करेगा, और वो जो कॉमोडिटी है तब जाके शिप में लोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट रिस्क पॉलिसी है ना, ये कवर कर रहा है ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल while it is anchored at the port for the particular period of time, यानी वो जो वेसल है या फिर वो जो कॉमोडिटी वो जब तक पोर्ट पे है वो पोर्ट पॉलिसी सारे रिस्क को इंश्योर्ड कर रहा है रिलेटेड टू द पोर्ट, ठीक है। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट, और ये जो पॉलिसी है जब तक आपका सामान डिपार्ट नहीं हो जाता उस पोर्ट से, तब तक वो उस पोर्ट में जब तक आपकी कॉमोडिटी रखी हुई है, जब तक आपका शिप खड़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपका इंश्योर्ड रहता है, ठीक है। तो ये था पोर्ट रिस्क पॉलिसी। उसके बाद बात करते हैं हमारा है कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस। कंपोजिट पॉलिसी जो होती है ना, आप एक ही कॉमोडिटी को 2 या 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या कराते हो, इंश्योर करा के रखते हो। द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, और ये यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है हर एक इंश्योरेंस का वो सेपरेट होती है और डिस्टिंक्ट होती है, मतलब अपने अपने हिसाब से वो रेशियो में देते हैं आपको।
दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट इज इंश्योर्ड इज़ वेरी हाई। और ये कंपोजिट पॉलिसी इसके लिए लेते हैं जब अमाउंट जो इंश्योरेंस का वो काफ़ी बड़ा है, इसके लिए कंपोजिट पॉलिसी लेते हैं। जैसे मान लो कोई कमोडिटी है जो अमेरिका जानी है लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं लेता है बंदा, बल्कि 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेता है। अकॉर्डिंगली वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस देती है और अपना अपना रेशियो डिसाइड कर लेती हैं। यानी अगर कहीं लॉस हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरर को क्लेम देगी, लेकिन अपने अपने रेशियो के हिसाब से, किसी का 10% है, किसी का 30% है, किसी का 50% है, तो अपने अपने रेशियो के हिसाब से वो लॉस को कवर अप करके कंपनसेशन देने का काम करती हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट पॉलिसी, जब कोई भी कमोडिटी एक से ज़्यादा लोगों से कवर होती है पॉलिसी में, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिंगल वेसल पॉलिसी। दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट। यानी ये पॉलिसी जो है सिंगल वेसल पॉलिसी, ये उन लोगों के लिए है जो सबसे मतलब बोलते हैं ना छोटे पायदान पर आते हैं। यानी अगर मैं हूँ तो मेरे पास एक ही नाव है, एक ही बोट है, एक ही वेसल है, ठीक है, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल है क्योंकि मेरे पास एक ही नाव है, एक ही बोट है, एक ही वेसल है, ठीक है। तो मैं जब एक ही वेसल होल्ड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी से रिलेटेड इंश्योरेंस ले लूँगा, ठीक है। तो सिंगल वेसल पॉलिसी ये एक ही बंदे के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए होती है जिसके पास सिर्फ एक ही नाव है। सो दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर। मैं स्मॉल शिप ओनर हूँ, हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग ओनली वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट। तो एक ही शिप है, डिफरेंट फ्लीट के अंदर भी एक ही शिप है मेरा। जैसे वी कैन से एक कार्गो का अगर हम बात करें तो उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट कंपनी में बहुत सारे शिप्स होते हैं, ठीक है, और जो भी ऑर्डर आता है वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो उस लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर मैंने भी मेरा एक शिप रखा हुआ है। तो वो जो एक शिप है वो स्मॉल वेसल में के कैटेगरी में मैं आता हूँ, शिप ओनर के कैटेगरी में मैं आता हूँ, और वो जो सिंगल वेसल है उसके रिलेटेड मुझे ये पॉलिसी मिलेगी। इट कवर द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड। यानी वो जो इंश्योर्ड है, वो शिप है, वो मुझे इंश्योर्ड करा के ले लेना है, इंश्योर्ड हो जाएगा इन सिंगल वेसल पॉलिसी के अंडर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्लीट पॉलिसी और द ब्लॉक पॉलिसी। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। जैसे कार्गो एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट में जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, वो सामान एक जगह से दूसरे जगह पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिलीवर करने का काम करते हैं। अभी जब कंपनी मर्चेंट शिप्स और ये जो कंपनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सामान डिलीवर करने का या एक्सपोर्ट करने का काम करती है, उसके अंदर उनके पास बहुत सारे शिप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उसको जो बहुत सारे शिप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 20-25 शिप है एक कंपनी के पास, तो वो 20 और 25 शिप का जो एक एक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट, ठीक है ना। इसको मतलब एक बार अगर हम बात करें तो 20 शिप का एक फ्लीट होता है, ठीक है। और किसी कंपनी के पास 3 फ्लीट है, 3 फ्लीट मतलब क्या, 20-20-20 यानी 60 शिप्स अवेलेबल है। तो 20 शिप का एक फ्लीट हो गया, और 3 फ्लीट या 4 फ्लीट किसी कंपनी के पास है, तो उसी हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि एक फ्लीट में 20 शिप है और इस कंपनी के पास 3 फ्लीट है, तो 20+20+20 यानी 60 शिप्स आर अवेलेबल। तो ये जो फ्लीट है ना, ये जो फ्लीट पॉलिसी है ना, जब एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर जो जिसके पास 3 फ्लीट है, वो सारी की सारी अपनी जो फ्लीट है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करने का काम करेगा। यानी इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स जो है बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और द लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच ही इज और हैज कार्गो इज कैरिड। यानी जो कार्गो है, जो भी मतलब एक्सपोर्टर है, ब्लॉक पॉलिसी के अंदर जो एक्सपोर्टर है, जो भी कार्गो है यानी सामान जो लगा हुआ है, वो सारा का सारा सामान जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है लॉस और डैमेज से ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो मेरी होंगी, कार्गो जो भी होगा मेरा, वो डैमेज और लॉस से प्रोटेक्टेड होगा, विच हिज और हर कार्गो इज कैरिड, ठीक है। दैट इज़ कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट। यानी कुछ भी, चाहे मैं सी के थ्रू भेजूँ, चाहे मैं रेलवे के थ्रू भेजूँ, चाहे मैं एयरवे के थ्रू भेजूँ, मेरा जो कार्गो है वो इंश्योर्ड रहेगा। और यहाँ पे जो फ्लीट पॉलिसी के अंदर सारे शिप्स जो होंगे उस कंपनी की, वो
इंश्योर्ड हो जाएंगे। तो ये होता है फ्लीट एंड ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी में सारे शिप्स इंश्योर्ड हो रहे हैं, और ब्लॉक पॉलिसी में जो सामान है वो कहीं से किसी भी मोड के थ्रू भेजो, चाहे आप रेलवे भेजो, एयरवे भेजो, रोडवे भेजो, चाहे आप सीवे के थ्रू भेजो, सारी की सारी चीज़ें, आपका जो सामान है वो इंश्योर्ड हो जाएगा ब्लॉक पॉलिसी के अंदर। और फ्लीट पॉलिसी के अंदर जो कंपनी है उसके सारे शिप्स कवर अप हो जाएंगे। तो ये था फ्लीट एंड ब्लॉक पॉलिसी का टाइप्स। आई होप कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग फायर इंश्योरेंस कवर अप करेंगे। ओके।